हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग 9th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे एंड इस चैप्टर का हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट कर लिया। ये है सेकंड पार्ट। इसमें हम इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि इंडिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ है एंड इस ज्योग्राफिकल लोकेशन का हमें क्या एडवांटेज देखने को मिलता है एंड इंडिया का वर्ल्ड के साथ कैसे कनेक्शन होता है इस ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से। ठीक है, तो चलिए अपना टॉपिक अब शुरू करते हैं। द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। दैट मीन्स जो इंडियन लैंड मास है, इंडियन लैंड मास का मतलब जो जमीनी इलाका हो गया। सो इंडियन लैंड मास ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया के बिल्कुल सेंटर में सिचुएटेड है। तो यहां देखो, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट एंड ये हो गया वेस्ट। ओके, अब ये देखो कि अगर हम ईस्ट एशिया की बात करें, वेस्ट एशिया की बात करें, तो दोनों के सेंटर में इंडियन लैंड मास पड़ता है। तो इसी की यहां बात की गई है। नेक्स्ट है इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है जो थोड़ा सा आगे की तरफ निकला हुआ होता है। ओके, सो इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर पहले एशियन कॉन्टिनेंट देखो, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, जो डायरेक्शन लिखी है, ये एशियन कॉन्टिनेंट की ही लिखी हुई है। तो ये एशियन पूरा हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है। ठीक है, अब देखो एशियन कॉन्टिनेंट में हम डायरेक्शन लिखेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो अब देखो इंडिया कहाँ है। इंडिया नॉर्थ साउथ में साउथवर्ड एक्सटेंशन में है। ओके, साउथवर्ड एक्सटेंशन में है। तो अब आपने इन दोनों लाइन को कैसे समझना है? आपने ऐसे समझना है कि इंडिया जो है वो ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है। अगर नॉर्थ साउथ की बात की जाए तो साउथवर्ड एक्सटेंशन में लोकेटेड है। ओके, द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स। ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस। इंडियन ओशियन रूट, तो इंडियन ओशियन जो है इससे हमारे इंडियन ओशियन से हमारे रूट्स बन जाते हैं एंड इन रूट्स की वजह से हम क्या कर पाते हैं कि अदर कंट्रीज के साथ हम कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर हम वेस्ट साइड से बात करें तो हम इंडियन ओशियन रूट्स की वजह से यूरोपियन कंट्रीज से कनेक्ट कर पाते हैं एंड अगर हम ईस्ट एशिया की बात करें तो हम ईस्ट एशियन कंट्रीज से कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि देखो, ये हो गया ईस्ट वाला पार्ट, ये हो गया वेस्ट वाला पार्ट। ठीक है, तो इंडियन ओशियन की वजह से हम वेस्ट वाली जो कंट्रीज हैं वहां पर भी कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, एंड यहां पर ईस्ट एशिया की कंट्रीज के साथ भी हम कनेक्ट कर पाते हैं। किसकी वजह से? इंडियन ओशियन की वजह से। सो इंडियन ओशियन से हमारे काफ़ी सारे ओशियन रूट्स बन जाते हैं जिसकी वजह से हम अदर कंट्रीज के साथ कनेक्ट कर पाते हैं एंड यही जो इंडियन ओशियन रूट्स हैं यही हमें एक स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन देता है। सेंट्रल लोकेशन में होने की वजह से हम अपने साइड वाली कंट्रीज से आराम से कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean। तो डेक्कन का मतलब होता है दक्षिण। ये ऑलरेडी आपने 6th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ रखा है। डेक्कन का मतलब होता है दक्षिण, मतलब सदर्न पार्ट। तो हमारे इंडिया का जो ये सदर्न पार्ट है ये एक डेक्कन पेनिनसुला है। पेनिनसुला इसलिए है क्योंकि 3 तरफ से ये वाटर बॉडी से कवर है। ठीक है, तीनों तरफ से ये वाटर बॉडी से कवर है, इसीलिए इस पार्ट को हम कहते हैं डेक्कन पेनिनसुला। तो ये ना डेक्कन पेनिनसुला जो है ये इंडियन ओशियन की तरफ प्रोट्रूड है। तो आप यहां देखोगे इंडियन ओशियन की तरफ ये निकला हुआ है, ये देखो, है ना, ये इंडियन ओशियन की तरफ निकला हुआ है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इंडियन ओशियन जो है इसकी वजह से हमारे ना क्लोज कांटेक्ट बनते हैं ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कंट्रीज से। ओके, अब देखो इंडियन ओशियन की वजह से हम वेस्टर्न कोस्ट पर भी एंड ईस्टर्न कोस्ट पर भी अदर कंट्रीज के साथ क्लोज कांटेक्ट बना पाते हैं। तो वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप के साथ हमारे क्लोज कांटेक्ट स्टैब्लिश हो पाते हैं एंड इंडियन ओशियन में जो रूट्स है उसकी वजह से हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे जो है ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट के साथ हमारे क्लोज कांटेक्ट बन पाते हैं।
आगे यहाँ बताया हुआ है कि ये जो ओशियन है इसका नाम इंडियन ओशियन क्यों है, क्योंकि एशिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं, अदर कंट्रीज के नाम पर इसका नाम क्यों नहीं पड़ा है? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारे इंडिया को छोड़कर कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है एशिया में जिसका लॉन्ग कोस्ट लाइन हो इंडियन ओशियन पर। इस वजह से ये जो ओशियन है इसका नाम इंडियन ओशियन रखा गया, एंड ये नाम जस्टिफाई भी होता है क्योंकि हमारा डेक्कन पेनिनसुला की वजह से एक लॉन्ग कोस्ट लाइन बनता है इंडियन ओशियन के साथ। ठीक है, अब देखो आपको ना मैं एक और मैप के थ्रू इसको समझाती हूँ, एक सेकेंड। ये मैप थोड़ा सा नीचे दिया गया है, यहाँ पर देखो। अब जो हमने यहाँ ऊपर पढ़ा है ना, ये जो हमने यहाँ पढ़ा है इसको एक बार इस मैप के थ्रू देखते हैं हम। देखो ये हो गया इंडिया, है ना, ये बना हुआ है, ठीक है, ये हो गया इंडियन ओशियन। तो यहाँ से हमारे जो है काफ़ी सारे ओशियन रूट्स बन जाते हैं। तो ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ जो है हम कनेक्ट कर पाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ हम कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया होगा, यमन हो गया, इसके अलावा ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, राइट। ऊपर जाके देखो टर्की हो गया, ओके। एंड अगर हम ऐसे ही ईस्टर्न की बात करें तो ईस्टर्न कंट्रीज़ में जैसे यहाँ पर म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम अदर कंट्रीज़ के साथ जो है कनेक्ट कर पाते हैं रूट्स की वजह से। फाइन, यहाँ पर ये डू यू नो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 7,000 किलोमीटर। देखो अगर हम 1869 की बात करें तो 1869 में ना सुएज कैनाल बनाया गया था जिसकी वजह से इंडिया का डिस्टेंस यूरोप से 7,000 किलोमीटर कम हो गया था। अब इसको ना मैं यहाँ मैप में समझाती हूँ। देखो यहाँ पर यूरोप है, यहाँ हो गया हमारा प्यारा भारत। अब यूरोप से इंडिया आने के लिए पहले इस तरीके से रूट लेना पड़ता था, 1869 से पहले ये रूट लेना पड़ता था, ठीक है। लेकिन फिर बाद में हुआ ये कि 1869 में सुएज कैनाल बना दिया गया, ठीक है, सुएज कैनाल बना दिया गया। ये कैनाल मैन मेड है, हम लोगों ने ही बनाया है। एंड यहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पर है रेड सी, ठीक है। तो अब क्या है ना कि पहले तो यूरोप से इंडिया आने के लिए इतना ज़्यादा डिस्टेंस लेना पड़ता था, लेकिन फिर 1869 में हुआ ये कि सुएज कैनाल बना दिया गया एंड इसकी वजह से मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी कनेक्ट हो जाते हैं। तो अब यूरोप जब आना पड़ता है तो हमें जो है कौन सा रास्ता लेना पड़ता है, यहाँ से होकर अब हम ऐसे स्ट्रेट को पार करते हुए आ जाते हैं इंडिया। तो अब देखो पहले इतना घूम के आना पड़ता था और अब हम ऐसे आ जाते हैं। तो इस वजह से 7,000 जो किलोमीटर्स हैं वो कम हो चुके हैं, वो रिड्यूस हो चुके हैं। तो ध्यान रखना मेडिटेरेनियन सी रेड सी को मिलाने के लिए इनके बीच में कनेक्शन बनता है सुएज कैनाल की वजह से। ध्यान रखना सुएज कैनाल के बाद पनामा कैनाल बनाई गई। अब पनामा कैनाल जो है वो पैसिफिक ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन को जोड़ती है। तो पनामा कैनाल की वजह से ऐसे आ जाते हैं पैसिफिक ओशियन से अटलांटिक ओशियन की तरफ, वरना पहले क्या था पनामा कैनाल से पहले ऐसे होकर जाना पड़ता था। तो ध्यान रखना मैंने आपको दोनों कैनाल के बारे में बता दिया, सुएज एंड पनामा कैनाल, ठीक है। इंडियाज कॉन्टेक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस but her relationship through the land routes are much more older than her maritime contact। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडिया के रेस्ट वर्ल्ड के साथ क्लोज कांटेक्ट पहले से हैं, बहुत टाइम से हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैरी टाइम कांटेक्ट मतलब ओशियन रूट से पहले हम कौन से रूट्स को फॉलो करते थे, कौन से रूट से हम लोग जो है वर्ल्ड के साथ कनेक्शन बिठाते थे, तो हम सबसे पहले ना लैंड रूट्स को फॉलो करते थे। फिर बाद में मैरी टाइम कांटेक्ट आया, मतलब बाद में फिर ओशियन रूट्स बने थे, ठीक है। तो अगर इंडिया की बात करें तो लैंड रूट्स जो है लैंड रूट्स आर मच मोर ओल्डर देन द ओशियन रूट्स, ओके। द वेरियस passes across the mountains in the north have provided
पैसेजेस टू द एंशियंट ट्रैवलर्स। अब देखो लैंड रूट की अगर हम बात करें तो एंशियंट टाइम पे जो ट्रैवलर्स होते थे, जो मर्चेंट थे, जो ट्रेडर्स थे, वो ट्रैवलिंग करते थे। कैसे करते थे? वो नॉर्थ में जो हिमालयाज है, जो माउंटेन्स है, उनको क्रॉस किया करते थे, उनमें पैसेजेस बना रखे थे, मतलब उनमें रास्ते बना रखे थे, ठीक है। वाइल ओशियन रेस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो यहाँ पर इस लाइन का कहने का मतलब है कि ओशियन रूट्स तो बाद में आए थे, पहले लैंड रूट था, राइट। तो इस तरीके से आपको बताया है कि ओशियन की अगर हम बात करें तो ओशियन रूट्स जो है वो इतने पुराने नहीं हैं जितने लैंड रूट्स हैं, एंड ओशियन रूट से पहले हम लैंड रूट्स के थ्रू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में थे। अगर हम एंशियंट ट्रैवलर्स की बात करें तो उन्होंने रास्ते जो बना रखे थे वो लैंड रूट से बना रखे थे, एंड नॉर्थ में जो हिमालयाज है, माउंटेन्स हैं, वहां से जो पैसेजेस थे उनके थ्रू वो ट्रैवलिंग किया करते थे, ठीक है। यहां पर आगे बताया है कि जो ये रूट्स हैं, इन रूट्स की वजह से हमें क्या कुछ एडवांटेज देखने को मिलते हैं। So these routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient time. Ancient time पर भी लोग पड़ोसी देशों में ट्रैवलिंग किया करते थे, लेकिन आज के और एंशियंट टाइम का अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो आज के टाइम पर आप घूमने के पर्पस से जाते हो कि आप गए और आप 4th या 5th डे अपने घर वापस आ जाते हो। लेकिन पहले टाइम पर क्या होता था, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी ना एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने की। तो लोग जब एक जगह से फार डिस्टेंस प्लेसेस पर जाते थे तो वो फार डिस्टेंस प्लेसेस पर कुछ सालों के लिए सेटल हो जाया करते थे। तो इस वजह से हमें ये देखने को मिला कि कल्चर का इंटरमिक्स हो गया, लोगों ने एक दूसरे के साथ आइडियाज एक्सचेंज किए, कमोडिटीज एक्सचेंज हुई, मतलब सामान का आदान प्रदान हुआ। इसके अलावा उपनिषद जो हमारे ओल्ड स्क्रिप्चर हैं, जैसे कि उपनिषद के आइडियाज़, रामायण के आइडियाज़, इसके अलावा पंचतंत्र की जो स्टोरी है, इंडियन न्यूमरल्स एंड डेसिमल सिस्टम, ये सब दूसरे देशों के पार्ट्स में हमारे यहाँ से ट्रैवलिंग की वजह से ही गया है। इसके अलावा आप सभी को पता है कि भारत तो सोने की चिड़िया थी, है ना। तो क्या था कि यहाँ पर स्पाइसेस, मसलिन एंड बहुत सारी अदर जो मर्केंडाइज चीज़ें वो यहाँ पर अबंडेंट मात्रा में ग्रो होती थी, मिलती थी, वो भी सस्ते दामों पर मिलती थी। तो जैसे कि अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो अगर आपको याद हो तो आपने ऑलरेडी 8th क्लास में इसके बारे में खूब पढ़ा है, जब आपने ब्रिटिशर्स के बारे में जाना, जब ब्रिटिशर्स या अदर यूरोपियन जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पर आई थी, जैसे कि ब्रिटिशर्स, फ्रेंच ट्रेडर्स, पोर्टुगीज़, ये यूरोपियन कंट्रीज से लोग उठकर यहाँ पर आए थे जो ट्रेडर्स थे, और उन्होंने यहाँ पर आकर व्यापार किया था। तो केरला की अगर हम बात करें तो केरला जो है वो फेमस है पेपर के लिए। पेपर मतलब वहाँ पर जो है स्पाइसेस अबंडेंट मात्रा में ग्रो होती हैं, जैसे कि स्पेसिफिकली पेपर, कार्डेमम, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि हमारे इंडिया के कुछ पार्ट्स में स्पाइसेस बहुत अच्छे ग्रो होते थे। मसलिन का मतलब है सिल्क क्लॉथ्स, तो यहाँ पर सिल्क क्लॉथ्स मिलते थे, अदर मर्केंडाइज चीज़ें यहाँ पर मिलती थी जिनका व्यापार हो सकता है। तो यहाँ बहुत सारे ट्रेडर्स अट्रैक्ट हुए, तो बहुत सारी कंट्री से यहाँ पर ट्रेडर आए, उन्होंने ट्रेडिंग की, यहाँ से सस्ते दामों पर चीज़ों को खरीदा एंड अपने देश में जाकर उनको महंगे दामों पर बेचा। तो इसीलिए हमें ये देखने को मिलता है कि इन रूट्स की वजह से इस तरीके से कमोडिटीज का आदान प्रदान हुआ, जैसे कि स्पाइसेस का, मसलिन का, अदर मर्केंडाइज चीज़ों का। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, हमारे यहाँ पर हमें ग्रीक स्कल्पचर का भी एक इन्फ्लुएंस देखने को मिला। इसके अलावा वेस्ट एशिया से हमें आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है वो उनसे हमें एक तरीके से आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है इंस्पिरेशन के तौर पर मिले। जैसे कि हमें जो डोम होता है मतलब गुंबद, ये हमें कहाँ से मिला था? वेस्ट एशिया से। मिनारेट्स भी हमें वेस्ट एशिया से मिला। तो हमने डोम एंड मिनारेट्स ये सब कहाँ से इंस्पायर होकर लिया था? वेस्ट एशिया से। जैसे कि ताजमहल देखो, ताजमहल में आप मिनारेट भी देखोगे, डोम भी देखो। डोम होता है एक तरीके का गुंबद, है ना। तो ये सब भी हमें वेस्ट एशिया से मिला। सो हम कह सकते हैं कि आर्किटेक्चरल स्टाइल भी हमें जो है इन्फ्लुएंस करता है। एक देश दूसरे देश को किसी न किसी तरीके से इन्फ्लुएंस तो करता ही है। जैसे कि अगर आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात करें तो हमने अपने यहाँ पर स्कल्पचर में देखा कि हम लोग ग्रीक स्कल्पचर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। जैसे कि हमने यहाँ पर दीवारों पर नक्काशी की, है ना। तो ये सब होता है स्कल्पचर। इसके अलावा अगर हम डोम, मिनारेट की बात करें तो ये आर्किटेक्चरल स्टाइल हमने वेस्ट एशिया से लिया था। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि कल्चर का इंटरमिक्स हो गया, कल्चर का
इंटरमिक्स हो गया। हमारे देश में तो वैसे भी बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, पूरे वर्ल्ड में इतनी डाइवर्सिटी आपको किसी देश में देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ एक हमारा ही देश इतना यूनिक है जहाँ पर हर मजहब के लोग रहते हैं, हर कल्चर के लोग रहते हैं, हर रिलीजन के लोग यहाँ पर रहते हैं। एंड सेक्युलर कंट्री है, सभी के जो है कल्चर को इम्पोर्टेंस दी जाती है, सभी के रिलीजन को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो हमारा देश तो वैसे भी एक रिलीजन के नाम पर थोड़ी ना जाना जाता है, राइट। चलिए, अब जो ये नेक्स्ट पार्ट है इसको ना हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो ये इंडियाज नेबर्स है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।